वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं खामोशी। मेरे पहले म्यूज़िक वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अच्छा, कमिंग बैक टू यू नाउ फैसल, जब ये एल्बम का हम सोच रहे थे कि करनी है, जब मैं आपसे मिली और आपने सोचा कि अच्छा जी चलो गाती है, व्हाट डिड यू थिंक एट दैट टाइम कि अच्छा क्या बनेगा? मुझे आई ऑलवेज लाइक वर्किंग ऑन स्टफ जिसको हम जीरो से स्टार्ट। हाँ, और एक्सपेरिमेंटल ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, ये नहीं कि जी ये मेरे गाने हैं और ये सोच के कभी नहीं किया मैंने। अभी एटलीस्ट म्यूजिक में मैंने जितना काम किया हुआ, कभी भी एक मर्तबा भी नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि ये करते हैं। हमेशा स्टूडियो में जाते हैं, चीजों को ऑन करते हैं, बैठते हैं और फिगर आउट करते हैं कि उसको क्या करना है। एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है। सो मैं इस एल्बम पे इसलिए भी कीन था बिकॉज तुम्हारी आवाज़ जो है उसका एक यूनिक कैरेक्टर है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो लता और आशा को एम्यूलेट करने में एक वो हाई पिच्ड फिल्मी स्टाइल में गाती हैं। हाँ। तो अपनी आवाज़ में गाने वाली बहुत कम लड़कियां हैं यहाँ पे। सो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी। दूसरी चीज़ ये थी कि पहली मर्तबा फीमेल सिंगर फ्रॉम स्क्रैच इन्वॉल्व थी हम लोगों के साथ, तो हम उस आवाज के इर्द गिर्द गानों को डिजाइन कर सके। एक मैं आई रिमेंबर मैं कॉम्पोजिशंस लाती थी कि ये मैं कल बाथरूम में ये गा रही थी और बजा रही थी, मैंने फोन पे रिकॉर्ड किया है, डरते डरते फैसल को सुना रही हूँ कि ये ठीक है। फिर उस पे हम एक्सपेरिमेंट करते होते थे। हाँ, अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर हर आवाज में ट्राई करते थे, इस कॉर्ड के साथ, उस कॉर्ड के साथ, अच्छा कीबोर्ड्स के साथ, ऑर्केस्ट्रा के साथ, फलानी बीट के साथ, 4 के काउंट में, 7 के काउंट में। सो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटली इस एल्बम पे काम किया है, इसीलिए इट वाज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग ऑन दिस एल्बम। वो तो सारे म्यूजिशियन बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप तो होते थे उधर जब हमारे फ्रेडी भाई बता सकते हैं, जो गिटारिस्ट जो हमारे हैं, जो हमारे गिटारिस्ट जिन्होंने गिटार बेस कीबोर्ड्स बजाया एल्बम पे, वो बता सकते हैं। उसको भी बहुत मजा आया बिकॉज हमने ओवरऑल एज एन एक्सपेरिमेंट इसको किया था, इसीलिए मजा बहुत आया इसको करने में। आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ फन and it's turned out to be a very good album. अच्छा, लेकिन साथ साथ जब दूसरी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी स्टूडियो में एक टाइम पे, और भी एल्बम्स बन रही हैं और भी सिंगर्स आ रहे हैं, उनकी भी फीडबैक मिल रही होती है, तो क्या वो म्यूजिक इन्फ्लुएंस कर रहा होता है जो आप काम कर रहे हैं? कि जी मैं तो किसी की फीडबैक सुनता ही नहीं हूँ। काम की जो फीडबैक मुझे मैटर करती है वो मैटर करती है जब काम कंप्लीट हो जाए। डॉक आपको बता, क्या फीडबैक मिली फायर रिकॉर्ड्स से? कभी मैंने इनकम्प्लीट चीज नहीं दी। जब फीडबैक चाहिए होता है तो कंप्लीट चीज देते हैं। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन। इनकम्प्लीट चीज के ऊपर फीडबैक देना इज अनआर्टिस्टिक फॉर मी, यू नो। पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। 10-12 years of doing this मैंने रियलाइज किया कि ऑडियंस को डिसरिस्पेक्ट ना करें। ऑडियंस को डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब है कि एक घिसी पटी रन ऑफ द मिल चीज बना के डाल दी कि हाँ इनको क्या पता है, हाँ यही सुना। आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट माई ऑडियंस के उनको कोई ऐसी चीज बना के दें जो उनके लिए भी चैलेंजिंग हो, कुछ डिफरेंट, जिसके ऊपर वो सोच सकें और आपको किसी किस्म का फीडबैक दे सकें। ऑडियंस को भी मजा तो लेना। लेकिन अवाम क्या सुनना चाहती है? हमारी जो अवाम है, देखिए अवाम तो पूरी दुनिया में एक जनरल म्यूजिक सुनना चाहती है। पूरी दुनिया की अवाम एक टाइप की म्यूजिक सुनना चाहती है। हमारी तो अवाम इंडियन म्यूजिक अभी सुनना चाहती है। अमेरिका में भी ये हाल है, वहाँ पे यूरोप में भी ये हाल है, लंदन वाले भी सारे ब्रिटिश जो है वो अमेरिकन बैंड्स को सुन रहे होते हैं, अमेरिकन ब्रिट। देखिए इट इज नॉट, जो चीज़ कानों को भली लगेगी वो लोग वही सुनेंगे, मगर अगर आप उनको कुछ सुनाएंगे नहीं तो उनको भला कैसे लगेगा? आप तो सुनाने को तैयार नहीं है ना। आप एक चीज़ को ओवर पावर कर रहे हैं, रेटिंग्स का चक्कर, एक रेटिंग्स की रेस कि रेटिंग चाहिए, हर तरीके का ड्रामा खेल रहे, हर चैनल की यही रेस है। हाँ, गलत है। देखिए बात यह कि लें रेटिंग्स लें, मैं ये नहीं कह रहा कि रेटिंग लेना कोई गुनाह है। जाहिर है रेटिंग मिलेगी तो इश्तिहार मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, मगर आप सारे पॉइंट ऑफ व्यूज तो बयान करें ना और अगले को फैसला करने दें। मैं कितने मॉर्निंग शोज देखता हूँ आयशा, आपका भी देखता हूँ और चैनल्स के भी देखता हूँ, कंपैरेटिव के लिए सब देख रहा होता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो रुक जाता हूँ। अच्छा, उनमें जरूरी नहीं कि वो सुपरस्टार बैठा हो, आम से लोगों की जिंदगी कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। अब कुछ हैं जो सुबह शुरू होती है कहानी तो अजीब व गरीब किस्म के, मुझे मसला किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड करना, इस तरह की बातें करना, ये सब सेंसलेस बातें हैं। ग्रो आउट ऑफ इट, यू नो, एटलीस्ट एजुकेट योर पीपल टू बी गुड ह्यूमन। अच्छे इंसान, अवेयरनेस फैलाओ ना। इतनी अच्छी चीज सुनी है व्हेन माइकल जैक्सन ही पास्ड अवे, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ पीपल कमिंग। तो पुराना क्विंसी जोन्स का इंटरव्यू दिखा रहे थे माइकल के साथ, माइकल जैक्सन का जिस प्रोड्यूसर ने काम किया, और क्विंसी जोन्स से उस बंदे ने पूछा कि हाउ डू यू, फ्रॉम व्हेन डू यू मेजर योर सक्सेस? तो उसने आगे से उसको जवाब दिया, उसने कहा कि यार जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि किंग हम लोग नहीं है, किंग ऑडियंस है। कह रहे हैं उस दिन के बाद एक्चुअली मैंने अपनी जिंदगी का सारा सबसे अच्छा काम किया है
बिकॉज मैं फिर अपने लिए या किसी और के लिए सोच के नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सुनने वाले का सोच के कर रहा था कि यार जो सुने उसको अच्छा लगना चाहिए, मुझे लगे ना लगे। ऑडियंस को व्हेन यू एक्सेप्ट द ऑडियंस एज योर मेजर, लेकिन ये भी तो सोचना है कि अच्छा मुझे अगर अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगे, और फिर आप देखें कि अच्छा ऑडियंस को भी अच्छा। अगर खुद ही आप बिलीव नहीं कर रहे किसी चीज में, उसी काम को कंप्लीशन पे लेके जाएगा जो उसको अच्छा लग रहा होगा, वरना उसको हाफ छोड़ देगा। तो वो तो उसके अंदर देयर इज नो डाउट, मगर ऑडियंस को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, व्हाटएवर, किसी भी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाता है उनका। देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द पर्सन एंड द ऑडियंस एंड द क्राउड। वो कनेक्ट क्रिएट हो जाता है कि जो चीज़ मुझे भली लग रही है वो अचानक उनको भी भली लगनी शुरू हो जाती है। वो एक कनेक्ट बन जाता है, और जब वो बन जाता है तो देन यू क्रिएट ग्रेट स्टफ, यू नो, अमेजिंग काम करते हैं। फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने सारी जिंदगी अपनी फिल्में अपने शौक के लिए बनाई, ठीक है, पर दुनिया आज भी पागल है उसकी फिल्मों के पीछे। इसलिए पागल है कि कहीं वो कनेक्ट मिल गया, और जो चीज़ उसको लग रही थी वो लोगों को भी अच्छी लग गई। हमारा आर्टिस्ट विल ऑलवेज लव हिज ओन वर्क, मगर ये सोच के बनाना प्रोजेक्ट, या कि मैं आर्टिस्ट बनूं कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, मैं वो बनाऊं कि जो किसी फिल्म में गाना चला जाए तो ये मैंने फिल्म टाइप का बनाया। आपके टाइप के 100 गाने कोई और भी बना रहा है, बिल्कुल, तो आप गाना क्यों लेंगे? हाँ, और मैंने भी यही, जब मैं एल्बम पे काम करी तो ये नहीं सोचा कि हाय इससे कोई एक्स्ट्रा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। समथिंग जो मैं करना चाहती थी, सीखा है मैंने गाना, और मैंने कहा ये भी करना है जिंदगी में मैंने, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं हमेशा रिग्रेट करूंगी। मैं बहुत बिजी थी और चीज़ों में, लेकिन मैंने कहा नहीं, निकालना है टाइम और करना है। साथ साथ सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नहीं हुआ, मूव ऑन इन लाइफ। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली इतनी मेहनत किसी चीज पे की है तो कुछ तो उसका फीडबैक मिल ही होती है। एक्चुअली एल्बम बनाने पे हम लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं ना, वी जस्ट यही सोच रहे थे कि एज अ फ्री फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट करते, एंड वील all do something with you all like that. And the good thing is when I came to his studio to listen to your album at times, तो ब्रेक पे जाना है, चले जाना है, स्टूडियो का तो सुन। तो मैं हमेशा इनसे ये कहता था कि जब ये बजा रहे थे ना फ्लैट स्पीकर्स में ड्राई, मैं कहता था इसको हाई फाई बना, इतना अच्छा लग रहा है गाना। तो ये हमेशा मुझे हाई फिडेलिटी के ऊपर कन्वर्ट करके सुना रहे थे। सो आई एंजॉयड लिसनिंग टू इट एज अ लिसनर, आई लव्ड इट। सो ग्रेट। चलें जी, हम आपको भी कुछ सुनाते हैं ब्रेक पे जाते जाते, और ब्रेक से वापस आएँ और फिर बात करेंगे थोड़ा सा रिकॉर्ड कंपनीज के बारे में कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल्स नहीं हैं तो क्या करें म्यूजिशियंस, और आजकल क्या सिचुएशन है रिकॉर्ड एक लेबल की और आर्टिस्ट की कनेक्शन की। तो ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। जी व्यूअर्स, हम वापस आ चुके हैं। ये वक्त है मेरा में, और मेरे वीडियो के बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड कंपनी जिन्होंने मुझे रिलीज़ किया मेरी एल्बम को, मुझे नहीं, फायर रिकॉर्ड्स, वाहिद मेरे ख्याल में अभी एक रिकॉर्ड कंपनी है मुल्क में। क्यों और बाकी क्यों नहीं है कोई कंपनीज? और अगर एक आर्टिस्ट, कोई भी बच्चा गाना चाहता है, अपनी एल्बम बनाना चाहता है, वो क्या करे, कहाँ जाए? अच्छा, पहला सवाल कि हम वाहिद कंपनी क्यों रह गए, ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए ऐसे। देयर शुड बी मोर रिकॉर्ड लेबल, पूरी दुनिया में होता है, और कंपटीशन बहुत हेल्दी होता है। हमें भी लगेगा कि बेंचमार्किंग है, हम भी किसी के खिलाफ के कंपटीशन में अच्छा काम करें। अनफॉर्चुनेटली हर आदमी एक क्विक बक के चक्कर में इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क में और इस दुनिया में जनरली, इस मुल्क में खास तौर पे, कि फ़ौरन कुछ बन जाए। तो जो कंपनियां थी, रिकॉर्ड लेबल्स थी, उनका एक ज़माने में मेन फोकस बिजनेस पायरेसी था। कुछ लेजिटिमेट लेबल्स भी हैं आपके मुल्क में, नहीं था, पायरेसी था, बहुत पायरेसी। तो वो क्या कर रहे थे कि धड़ाधड़ पायरेसी में दिन में 50-50 हज़ार इंडियन फिल्मों की डीवीडियाँ निकाल रहे थे, और आप सारे लोग जानते हैं वो कौन लोग थे, और कैसेट्स और सीडीज़ भी निकाल रहे थे, और साथ में पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इतना विंडफॉल पैसा मिल रहा था, करोड़ों रुपए दिन के करोड़ों रुपए मिल रहे थे। पाकिस्तान से एक रात में कोई 2-2-2.5 लाख डीवीडीज जो एक्सपोर्ट हो रही थी या स्मगल हो रही थी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आर्टिस्ट को तो कुछ नहीं मिलता था। तो वो कर क्या रहे थे कि वो आर्टिस्टों को पैसे देने उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा जी गाओ, चलो भाई पैसा बहुत हो गया, तब क्या करें, ये भी शुरू कर दें। अच्छा, फिर हुआ ये कि मामला हुआ थोड़ा टफ, पायरेसी के ऊपर हुआ क्रैकडाउन पूरी दुनिया के अंदर।
पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया। उस पे भी बात करना चाहूंगी कि उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फायदे हो रहे हैं। तो अब हुआ ये बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा मेरे तो ख्याल में। अच्छा, अल्टीमेटली हुआ ये कि वो बिजनेस के जो वॉल्यूम्स थे, जो इलीगल वॉल्यूम्स थे, वो बंद होने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो म्यूजिक को भी डंप कर दो। अच्छा, उसके बाद कुछ और कंपनियों ने शुरू किया कि चलो यार हम शुरू करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो बैठ गए, उन्होंने कहा जी फ्री में वीडियोस मिल रहे हैं तो पैसे क्यों लगाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके साथ मीडिया हाउसेस रिलेटेड थे, उनके म्यूज़िक चैनल्स थे, तो उन्होंने कहा जी हमें तो ऐसे ही मिल रहा है। तो असल में एक बात बड़ी क्लियर है इस दुनिया में, और ये समझ लेनी चाहिए, क्रिएटिविटी कभी नहीं मरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दुनिया में अगर एक रुपया भी किसी को ना मिले तो भी लोग क्रिएटिव रहेंगे, लोग गाने फिर भी बनेंगे, तस्वीरें फिर भी पेंट होंगी, स्कल्पचर्स भी बन रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी के इंसान के अंदर एक ऐसी चीज है, वो एक्सप्रेशन का जरिया, वो सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन है ना, एक पेंटर पेंट करके अपनी बात कहेगा। इंसान के अंदर एक डिवाइन कंटेंट भी है ना, एंड बीइंग एबल टू क्रिएट इज अ पार्ट ऑफ दैट। वो एक दिया हुआ उसको एक गिफ्ट है अल्लाह का, तो वो खत्म नहीं होगा। ये प्रोड्यूसर हैं, अगर इनके पास कोई एल्बम बनवाने भी नहीं आएगा तो ये अपना जेब से पैसे देके बिजली का खर्चा चलाएंगे और ये बजाता रहेगा अपने घर में बैठ के। ये काम तो होते रहेंगे। हमने कितनी हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ एवी चीजें एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड की नहीं है ना, क्यों रुक ही नहीं सकता था? नहीं रुकेगा। अगर कोई एल्बम नहीं बनाने आ रहा, हम अपनी एल्बम बना लेंगे। अच्छा, हम तो मूवी बनाना शुरू हो जाएंगे, कुछ भी। अच्छा, लोग गाने सुनेंगे, उनके कानों में शीशा तो नहीं डाल दिया आपने कि वो गाने सुनने बंद कर देंगे या उनकी ट्यूनिंग आउट हो गई। गाने तो वो भी गाने सुनेंगे, वो फिल्में भी देखेंगे, वो सब कुछ करेंगे, वो सारी फ़नून लतीफ़ा के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो किताब हो, चाहे मुसव्वरी हो, कुछ भी हो, वो चलता रहेगा। तो ये समझना कि जी लेबल्स नहीं होंगे तो म्यूज़िक मर जाएगा, या म्यूज़िक के बगैर हाँ म्यूज़िक के बगैर लेबल्स मर जाएंगे, पर लेबल्स के बगैर म्यूज़िक नहीं मरेगा। सो वी नीड म्यूज़िक, म्यूज़िक डजंट नीड अस। ठीक है, दिस इज़ वन वेरी क्लियर मैथ। अच्छा, अब आपका दूसरा मसला है कि अब क्या करना चाहिए आर्टिस्ट को। सबसे पहले तो आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि क्या वो थोड़ा सा खपती है जो एक आर्टिस्ट को होना चाहिए, थोड़ा सा उसके अंदर सेंट्रिसिज्म है, क्या ही इज गुड, ही और शी इज गुड इनफ, उसके अंदर कोई है मेंटल पन कि वो बन सकता है आर्टिस्ट, क्योंकि ये है बड़ा मुश्किल सफर। यानी कि थोड़ा सा खिसका हुआ होना जरूरी है। नॉर्मल लोग जो हैं वो क्रिएटिव नहीं होते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं बताऊं उसकी वजह, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो वैसे नॉर्मल नहीं होते, एक्चुअली उल्टा बोलते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल डिसिप्लिन रूटीन ये वो के अंदर क्रिएटिविटी मर चुकी होती है उन लोगों में। मुझे लगता है टूट के वही लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं जिनको मतलब के नहीं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखो आशा, बात ये है कि जो आपके जितने ग्रैंड मास्टर्स हैं ना, उस्ताद हैं, वो सब सुबह फजर पर उठ के रियाजतें करते थे, उनकी जिंदगी बहुत प्रिंसिपल। नहीं, मैं उस तरह की डिसिप्लिन की बात नहीं करी, मैं एक मोनोटोनस जिंदगी की बात। वो स्टेटस को तोड़ने वाली पार्टियां होती हैं, जितने आपके जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये स्टेटस को तोड़ने वाले लोग होते हैं, ये स्टेटस को में नहीं रहते। अच्छा, जब स्टेटस को में रह जाए ना, एक दो जनरेशंस गुजर जाएं, तो फिर एक नया बंदा पैदा होता है जो क्या उसको तोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, जब ये अपने सैगल ने गाना शुरू किया तो उस दौर के लोग उनको अनार्किस्ट कहते थे, यार ये सैगल क्या गा रहा है यार, ये कोई गाना है। फिर जब मैडम ने गाना शुरू किया, लता मंगेशकर ने और किशोर और मुकेश ने, तो लोग उनको कहते हैं ये अनार्किस्ट हैं, ये क्या गा रहे हैं, ये तो पॉप गा रहे हैं। उस जमाने का पॉप था। आज वो लेजेंड्स हैं आपके लिए, और आज के सिंगर्स को आप एनार्किस्ट कहते हैं। एनार्किस्ट तो आप वाइटल साइंस को कम गालियां पड़ी हैं। एनार्किस्ट का मतलब है कि एक सिंफ है, मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स को भी समझ आए। सिंफ एक राइज है। फॉर एग्जांपल, जब आलमगीर आए, ठीक है, तो उस जमाने में आपकी गजल, मेहदी हसन, मैडम नूरजहां का होल्ड था, और वो एक सिंफ मौसीकी थी, वो राइज थी। और आलमगीर ने आगे कह देना आंखों से देखा ना था कभी हमने, ये क्या हो रहा है? चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा लोगों मसला को होता है। अच्छा, अब चेंज पॉजिटिव होती है हमेशा, नेगेटिव होती है तो तारीख फैसले करेगी, मगर हमारी तारीख ये बताती है बहुत पॉजिटिव थी, लोगों ने मजा लिया और सुना, और पीपल एंजॉयड। आई मीन, बीटल्स केम आफ्टर नैट किंग कोल, एंड देन एल्विस प्रेस्ली आया, फिर और लोग आए, फिर माइकल जैक्सन आया। माइकल जैक्सन लोग कहते थे क्या
पागल आदमी है, आज उसको लेजेंड मानती है दुनिया। और अभी क्या सिचुएशन है, कैसा म्यूजिक आ रहा है अभी आने वाले सालों में, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए म्यूजिक मैं आपको बताऊं, जो टोटल म्यूजिक का क्वांटम है ना, उसका 20% जो वो म्यूजिक है जो काम का है। क्यों काम का है? ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ काम का है, वो इसलिए काम का है कि 20% म्यूजिक कन्विक्शन के साथ बनाया जा रहा है, बाकी 80% म्यूजिक बनाया जा रहा है कि मैं फिल्म में डल जाएगा, या वो जो एक शो हम देखते हैं हर साल, मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। ठीक है, मसला पता है क्या हो गया है? मसला आई हैव नोटिस्ड एज अ प्रोड्यूसर पिछले 5 साल में जो मैंने शिफ्ट देखा है वो ये हो गया है कि म्यूजिशियन की जो सक्सेस है उसका जो बैरोमीटर था वो पहले होता था कि इसने म्यूजिक कितना अच्छा बनाया है, अब उसका बैरोमीटर ऑफ सक्सेस हो गया है ये किस मल्टीनेशनल कंपनी के कमर्शियल में आ रहा है, बोतल बेच रहा है या फोन बेच रहा है या सिम बेच रहा है। यानी फोन और बोतल बेचने को सक्सेस समझा जाता है, अच्छे म्यूजिक बनाने को सक्सेस नहीं समझा जाता। सो डॉग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, 20% ऐसे लोग हैं who don't care about anything और वो सिर्फ म्यूजिक अच्छा बनाने के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। लेकिन वो फोन और बोतल बेचने वाले क्यों जाएंगे एक म्यूजिशियन के पास अगर वो अच्छा म्यूजिक नहीं बना रहा है या फेमस नहीं है? एक बात बताऊं, मैं इसका जवाब दूं आपको? नहीं मैं इसका जवाब देता हूं। इस वक्त का सबसे फेमस म्यूजिशियन कौन है आज के दौर का पाकिस्तान का? यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं। यूथ और उसका दो नाम बस आ गया ना। हाँ, बोतल बेचता है ना कोई स्पॉन्सर बता दे रहा कोई नहीं। इस बड़े सगीर का इतना बड़ा सिंगर नहीं है ना आपके पास। राहत से बड़ा तो कोई नहीं है, नुसरत फतेह अली खान से बड़ा तो कोई सिंगर नहीं गुजरा। दोनों के स्पॉन्सर के नाम बता दे, नहीं है ना? मैं आपको बताता था ना जब मन की लगन प्रोड्यूस किया था, उनको अप्रोच तो बड़े लोगों ने किया होगा। वो इसलिए नहीं है, किसी ने अप्रोच नहीं किया। उसकी वजह ये है कि आर्ट एडवर्टाइजर को एक सिंबल चाहिए जो कनेक्ट कर सके उसकी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, उनको अली जफर चाहिए। राहत फतेह अली खान इज फार बिगर देन ऑल दिस, ठीक है? वो नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं? पूरी दुनिया उनके म्यूजिक सुन के रोती है। मगर उन राहत को आप किसी ड्रिंक के साथ, किसी दूध के डब्बे के साथ, वो एक आध दफा उन्होंने किया तो है, कमर्शियल किया है, कमर्शियल किया है। मगर मैं कमर्शियल लड़ा हूँ, राहत के साथ मेरी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, मन के लगन जिया धड़क धड़क के टाइम पे उसको सक्सेस मिल रही है। और रोज सुबह हमारी 1.5 घंटा लड़ाई होती थी फोन पे। मैं उसको कहता था किसी एड में आया तू किसी फोन के साथ तेरी तस्वीर खींची, कुछ मुझे आइंदा फोन ही ना करना। उसके अपने दिमाग में डाइवर्ट हो जाती है ना एक आर्टिस्ट की अटेंशन अपने काम से। अब आप एक चीज के लिए ये जहन में रखिए कि कमर्शियली किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होना सक्सेस का यार्डस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेडिएशन भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं, ये तो हम जानते हैं। सक्सेस का यार्डस्टिक म्यूजिशियन के लिए वो है कि जब वो रैंडमली किसी सड़क पे वॉक करता हुआ जा रहा हो और गा रहा हो, अपना गाना 10 लोग सुनते हुए नजर आए, या वो दुनिया के किसी कोने में पहुंचे और वहां उसका गाना बज रहा हो, और उसके 5 वर्जन्स चल रहे हो, वो लोगों ने मेहनत करके उसके वर्जन्स बनाए, या YouTube पे उसकी इतनी सारी हिट्स हो, वो भी तो सक्सेस की प्लस वर्जन्स बनाए हो। देखिए ना, माइकल जैक्सन का बीट इट है, 100 वर्जन। कोलावेरी डी को देखें, कोलावेरी डी एक गाना है। देखो, मैं हिट्स के ऊपर मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं भी ऑब्वियसली कॉर्पोरेट इंटरनेट की बात मैं कॉर्पोरेट काम भी करता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली आपकी पाकिस्तान में कंपनीज ने पूरे हॉल में 500 बंदा बिठाया हुआ है जो YouTube पे बैठ के हिट्स लगाता है फलाने गाने। हमारी 1 लाख और 10 लाख अपनी बॉटलिंग कंपनी को दिखाना है कि यार ये 2.5 लाख हिट हुई है, देखो यार 2.5 लाख बंदे बिठाए। अच्छा, जब मैं अपना गाना बड़े मजे की मैं बात बताती हूँ, मैं अपना गाना जो है वो YouTube पे देख रही थी कि जी कितनी हिट, रोज मैं चेक करती हूँ अच्छा कितनी हिट्स हुई। मैंने कहा तो मैं कितनी दफा सुनूंगी, और वो भी हिट क्या एक ही बंदा 10 दफा सुने तो वो 10 हिट्स होती हैं? नहीं होती, या एक ही हिट होती है, एक आईपी से एक। मैंने कहा यार मैं भी फिर अपने फ्रेंड्स को कहूँ कि वो यार जाओ तो गाना नहीं यार ये नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं, ऑनेस्टली मुझे पता करना है ना कि व्हाट पीपल थिंक, मुझे ये तो लोगों को तो नहीं दिखाना। इंटरनेट ड्यूल है, कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है। ब्लेसिंग इसलिए है कि जो अप एंड कमिंग नया म्यूजिशियन है उसके लिए एक ब्लेसिंग है, वो अपना म्यूजिक क्योंकि लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। कर्स इसलिए है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है तो मीडियोक्रिटी उसको टेक ओवर कर देती है। तो मीडियोक्रिटी एक कर्स है, मगर जो रीच है वो एक ब्लेसिंग है। लेकिन आज का म्यूजिशियन
पैसे कैसे कमा रहा है, सिर्फ बोतलें और दूध ही बेच के, राइट? नहीं, कॉन्सर्ट्स भी कर रहा है। कॉन्सर्ट्स कहाँ हो रहे हैं? मुझे तो यही, इसीलिए मैं जो यू नो इतनी देर भी लगी है, में भी वो बोतलों या फोन वाली जो कंपनी का 50 बंदा बैठा कॉन्सर्ट देख रहा है, वो ऐसा कॉन्सर्ट तो नहीं हुआ। हम जब when I was a teenager और हम मरते थे जुनून के कॉन्सर्ट में, हम लोग लाइन में जाके लगे होते थे, 500 रुपए का जुनून का टिकट लेते थे। अब तो टिकट का सीन ही खत्म हो गया। नहीं, अब आई थिंक उसके अंदर मल्टीपल वजूहात है। पहले तो आपके मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हाल ये है कि वो आप ऐसा कर नहीं सकते। दूसरी बात ये कि कोई माँ बाप अपनी औलाद को कॉन्सर्ट पे भेज नहीं सकता। तो देखा ना क्या हुआ लाहौर में, जो हुआ था 2 लड़कियों के साथ। बेचारी 2 तो बेचारी इंतकाल कर गई और कितनी जख्मी हुई। और उसके अलावा ठीक है, दुनिया भर में कॉन्सर्ट में भगदड़े मचती हैं, मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है, पर हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स में राउडीज़म बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो पूरी नस्ल जो एजुकेशन से जिसका कोई दूर पार का ताल्लुक नहीं रहा, वो माँ बाप बन चुके हैं। और अग्रेशन बहुत है ना यूथ में, वो जाके कहीं निकालना है। अच्छा, वो भी निकालना है, प्लस उनके जो माँ बाप हैं जो आज से 20 साल पहले वो यूथ थे, वो खुद अनएजुकेटेड हैं, तो वो जिस किस्म की औलाद को, आप देख लें टीवी के ऊपर खबरें चली किस तरह की चीटिंग चल रही है, पुलिस वालों को मैंने खुद इस पे शो किया है भाई, मैंने शो किया इस पे चीटिंग, मैंने देखा था वो चीटिंग वाला शो। तो जब ये हालात है तालीम के, तो इस मुल्क में वो मेरे ख्याल में वो जो चीटिंग कर रहा है वो अपना नाम लिख ले, बड़ी बात है, साइन करना आ जाए, इसकी तो बड़ी बात है ना। हमारी पारसी प्रिंसिपल होती थी मिसेस मिस्त्री, हम ब्रेक लेते हैं, वो आगे सर पे खड़ी होती हैं। वापस आते हैं, एक ब्रेक, गाना सुनते सुनते जाइए। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। और मेरा जो वीडियो रिलीज़ हुआ है पिछले हफ्ते, गाना खामोशी, उसके बारे में हम बात करते रहे हैं। और जनरली म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में डिफरेंट हमने हर चीज़ जो आजकल हो रही है कनेक्टेड टू दैट, कि जी रिकॉर्ड लेबल्स क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगी कि रिकॉर्ड लेबल और की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक आर्टिस्ट के लिए, कि जी अच्छा एल्बम प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, उसके अलावा क्या प्रमोट करना है, अच्छा कॉन्सर्ट्स में किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करने में? देखिए, रिकॉर्ड लेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही नेसेंट है इस पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, लोगों को तो पता ही नहीं है। आई एम श्योर जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनमें से तो मैं समझ रही हूँ 70% को पता ही नहीं होगा रिकॉर्ड लेबल क्या है जी। अच्छा, रिकॉर्ड लेबल तो लोगों को पब्लिशिंग का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, टैलेंट मैनेजमेंट का नहीं पता। दुनिया भर में अब इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है कि रिकॉर्ड लेबल्स अलग हैं, पब्लिशिंग कंपनियां अलग हैं, और साथ में टैलेंट मैनेजमेंट और अलग है, प्रमोशनल अलग, पीआर अलग, सब कुछ अलग है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सारी कहानी हमारे पास आ गिरी है, और कि कोई और इस बर्डन को शेयर करने वाला नहीं है। देखिए, रिकॉर्ड लेबल्स के साथ प्रॉब्लम एक और है हमारे साथ, एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ना लोग, पहली बात है कि वो कोई बैठे हुए हैं, कोई इविल से लोग वहाँ बैठे हुए हैं लोगों को फांसने के लिए। वो नहीं, मैं ख्याल में आर्टिस्ट जनरली जो है ना, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। उसकी हाई एक्सपेक्टेशन ये है कि वो ये सोचता है कि अमेरिका में ना जॉन बॉन जोवी गया था तो उसका घर आ गया था बेवर्ली हिल्स में, तो वो लेके दे दिया था, तो हमारे साथ भी ऐसे कुछ होगा। रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिंगर्स जो आपके साथ हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओवर एक्सपेक्ट भी करता है। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा कि हमारी डॉक्टर इज़दानी से बात करा दें, वो समझते हैं कि डॉक्टर इज़दानी से बात करते साथ ही मैं हिट हो जाऊंगा और मैं स्टार बन जाऊंगा, साइन हो जाएंगे फौरन। तो आपको किस तरह लोग तंग करते हैं? देखिए, तंग करने की बात नहीं है, बात ये है कि पहली बात ये है कि इफ समबडी हैज अ टैलेंट, हमारा तो एक प्रोसेस है, वी वांट टू बी वेरी वेरी फेयर, वी डोंट वांट टू बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली बायस्ड। एक हुआ ना, मुझे इनकी आवाज़ अच्छी लगती है, मैं इनको बायस्ड हो जाऊँ, या मुझे बुरी लगती है तो मैं उनके खिलाफ हो जाऊं। हमारी एक कमेटी है तकरीबन 8 लोगों की, इनको पता है, वो आपको भी पता है। वो कमेटी सुनती है, सुन के वो अपने कमेंट्स देती है कि ये आर्टिस्ट को मेरे गाने के बारे में क्या कमेंट सबने कहा था, मैं यही थी। देखिए, कोई भी अच्छी चीज होगी ना तो बाय एंड लार्ज कमेंट सेम आएंगे। द कमेंट्स वर यूनिक टोन, द प्रोडक्शन वैल्यूज आर वेरी वेरी डिफरेंट। प्रोडक्शन वैल्यू नाज़रीन को जरा बताते हैं कि क्या है जी, प्रोडक्शन वैल्यू क्या होती है?
प्रोडक्शन वैल्यू के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। एक तो ना किस तरह की मेलोडी बनी हुई है, फिर उस मेलोडी को रिकॉर्ड कैसे किया हुआ है, फिर उसको अरेंज कैसे किया है, जो पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, वो कैसे सुनाई दे रहा है, वो कैसे सुनाई दे रहा है, मिक्स मास्टर, जो ये सारी चीजें ना मिल मिला के एक इंटायरिटी के अंदर एक गाने की सूरत में लोगों को सुनाई देती है। जैसे आवाज़ नहीं फट रही है, म्यूजिक भी खूबसूरत है, सारी चीज़ें बैलेंस के अंदर हैं, एब्सोल्यूट हार्मनी विद ईच अदर है, प्रोडक्शन वैल्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। तो लोगों को जनरली ना ये लगा कि ये काम, मैंने आपसे कहा ना, कमर्शियल सक्सेस और फेलियर की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। फॉर एग्जांपल जब हम लाल बैंड का काम कर रहे थे, वो कौन सा कमर्शियल था? वो जीरो था। एक लोग प्रोटेस्ट पोएट्री गा रहे हैं तो उसको किसी ने ब्रांड तो नहीं करना था, ना कभी जिंदगी में वो ब्रांड होंगे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट गा रहे हैं मुसलसल, तो एहतजाजी शायरी, तो एहतजाज पे कौन ब्रांड करेगा? बट काम अच्छा था और है, और अब भी कर रहे हैं वो तो, और एंड दे बिलीव इन इट, वो इतने कन्विक्टेड हैं। पैसा कमाया उन्होंने, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए तो जी यही है, पैसा कमा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, वरना आप मजे की बात बताऊं आपको, तैमूर यही सोचते हैं लोग। तैमूर और शाहराम जो है ना, जो लाल बैंड वाले हैं, वो फार लेफ्टिस्ट हैं, बाएं बाजू के लोग हैं। वो इस बात पे यकीन ही नहीं करते प्रॉपर्टी और पैसे पे। वो कहते हैं कि गुर्बत में ही रहो और सड़क पे रहो। उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है टू ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर्टी ओन ही नहीं करना तो कमाएंगे क्यों? दोनों प्रोफेसर्स हैं, दोनों ने पीएचडी की, जबकि बहुत अच्छी मतलब कि अमीर फैमिलियों से उनका ताल्लुक है, और पीएचडी किया हुआ कमा रहे हैं। अब आपकी मिसाल ले लें, अगर आपने कल को बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स नहीं किए तो क्या गाना अच्छा नहीं था? ऑफ कोर्स अच्छा था, क्यों नहीं था? आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं सुनूंगा और हज़ारों लोग सुनेंगे, यूट्यूब पे लोग सुन रहे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। आपके सीरियल भी आ रही है जिसके पीछे आप ये सुन सकेंगे गाना। आयशा, आपके 70,000 दोस्त तो नहीं है ना जो बैठे हुए सुन रहे हैं गाने को, ठीक है? एक आईपी से एक ही हिट जनरेट होगी, तो अगर आपकी 70,000 हिट्स हैं तो यू डोंट हैव 70,000 फ्रेंड्स, यू माइट हैव 1500 1400 फ्रेंड्स। सो द थिंग इज कि अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, वो हमेशा अच्छी रहेगी। इन्होंने काविश की एल्बम प्रोड्यूस की, इट वाज टोटली डिफरेंट, यू नो। मैं तो आज तक, आपकी सोच है कि मैं रोज कोई ना कोई काविश का गाना सुनती हूँ, 2 साल हो गए, क्योंकि मैं कभी भी वो सुन के कभी बोर नहीं हो सकती, कभी मुझे ये नहीं लगेगा कि यार मैं 1 करोड़ दफ़ा सुन चुकी हूँ। इसीलिए बिकॉज शायरी अच्छी, आवाज़ जो है वो, उसमें मुझे सैड चीज़ें पसंद हैं। अच्छा, बड़े लोगों ने मुझे पूछा फैसल के, एंड डॉक्टर साहब आप भी, हमने बड़ा सोचा कि पहला गाना रिलीज़ कर रहे हैं, और यूजुअली ये होता है कि जी सिंगर्स का पहला गाना होता है तो बहुत ही कोई हैपनिंग गाना होना चाहिए, और जी बड़ी मस्ती मौज नाच गाना होना चाहिए। तो सबने मुझे कहा कि इतना गमगीन तुमने गाना रिलीज़ कर दिया, इट्स ब्यूटिफुल। तो मैंने कहा यार, आई मीन मूड आपका, इट्स अ मूड, और आई थिंक उस गाने ने पूरे एल्बम के मूड को डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। बस आप और आप जैसे सिंगर्स के लिए मुझे सिर्फ एक एडवाइस है कि डोंट स्टॉप व्हाट यू डूइंग, कंटिन्यू विद इट। ये तो प्रोसेस चलता रहे। काविश के साथ मेरा ये मसला, जाफर के साथ मैंने उसे कहा ये सो टैलेंटेड, व्हाई डोंट यू कीप ऑन डूइंग दिस। लोग मायूस हो जाते हैं, ना होना मायूस है ना फैसल, एम आई राइट? नया टैलेंट क्या मायूस हो जाता है? भाई अगर सारे दुनिया का टैलेंट मायूस होना शुरू कर दे तो नथिंग न्यू वुड कम आउट। मायूसी जो है वो, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मायूसी नजर आती है। वो एक वीकनेस है, वो एक वीकनेस है जो कि नहीं होनी चाहिए। देयर इज नथिंग, यू ट्राई हार्डर। वो किंग का वो याद है स्पाइडर वाली जो कहानी है कि स्पाइडर चढ़ता था, गिर जाता था, चढ़ता था, गिर जाता था। वो स्पाइडर अगर मायूस हो जाता तो वही पड़ा पड़ा मर जाता, इवेंचुअली स्पाइडर पहुंच गया। शॉशैंक रिडेम्पशन की हमने बात की थी अभी 2-3 शोज पहले, कि वो बंदा, अगर आपने मूवी देखी हो नाज़रीन, अगर ये मूवी नहीं देखी क्योंकि हम मायूसी की बात कर रहे हैं, तो शॉशैंक रिडेम्पशन लें और जाके देखें, जिसमें एक बंदा जेल में था, उसने 20 साल किस तरह उस जेल से निकलने की प्लानिंग की, और फिर वो किस तरह सक्सीड उसने किया। What a movie यार। अच्छा, अगर नहीं भी सक्सीड करता तो क्या था? तो कोशिश तो की, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो की। मतलब मायूसी तो थी उस प्रोसेस में। मायूसी की मुझे वजह इसलिए नहीं समझ आती आयशा के रोज सुबह सूरज निकलता है, वो रोज शाम को ढल जाता है, नई सुबहें हो रही हैं, नई शामें हो रही हैं, नई हवाएं चल रही हैं, नए पौधे खिल रहे हैं, नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए इंसान दुनिया में आ रहे हैं। तो मायूस जब बनाने वाला नहीं हुआ तो आप क्यों हो रहे हैं मायूस? आप भी तो क्रिएटिव है ना। बड़ी अच्छी आपके साथ शेयर किए ना, ये हालात देख के जब बनाने वाला मायूस नहीं हो रहा, अपनी दुनिया के हालात को देख के लोग जो है वो आर्टिस्ट जो अपने सक्सेस और फेलियर को पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। अरे
पहले ट्राई तो करो, अगर ट्राई नहीं करोगे हो जाओ फेल 10 दफा, पहले से मायूस हो जाओ फेल, क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो कहानी हम सुन रहे हैं ना बचपन से कि उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था, फिर भी वो माइक्रोसॉफ्ट बना गया, उसको निकाल दिया, स्कूल से निकल गया, फिर भी उसने अब इन कहानियों के ये हीरोज हैं। IBM वालों ने स्टीव जॉब्स को घर भेज दिया था कि बात सुनो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स, यू आर अ लूजर, यू शुड गो होम। Look where he went. स्टीव जॉब्स, आईफोन, एप्पल अब सबने सुना होगा, मतलब कि आईफोन अब बड़ा कॉमन है, आईपॉड, आईपैड, अब उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि तुम पागल हो, तुम जो बातें कर रहे हो जहालत वाली बातें, तुम तो फेलियर हो। अब सोचें वो इस चीज को दिल पे लेके मायूस हो गए कि स्टीव जॉब्स घर चला जाता, हमारे पास मैक ना होता, कोई म्यूजिक ना बन रहा होता, और हम फोन ना शो ऑफ कर रहे होते, और ना आपके पास आज वो यूट्यूब होता ना, कुछ होता, ये सारी बुनियाद है इस टेक्नोलॉजी की। मायूसी होना तो सेंसलेस बात है, मतलब जो लोग मायूस हैं वो बाकी वो सेंसलेस लोग हैं, और ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए अगर उनके अंदर वो है, टैलेंट है। लड़कियों को क्या आप एडवाइस देंगे डॉक्टर इरजानी, जो आना चाहती हैं, या उनकी फैमिलियों को, उनकी खानदानों को जो देख रहे हैं अभी? देखिए अपने कल्चर के अंदर रहते हुए और अपने इक़्तिदार को फॉलो करते हुए अपने माँ बाप और अपने घर वालों को दुख दिए बगैर बहुत सारे काम इस दुनिया में हो सकते हैं सही तरीके से। घर से भाग के बस में भागना ज़रूरी नहीं है उस काम के लिए, आप हमेशा सही काम कर सकते हैं। और मैंने 19% देखा है, 90% के जितनी फैमिलीज कंजर्वेटिव हैं, अगर उनकी बेटियों में टैलेंट है किसी भी चीज़ का तो उन्होंने नहीं रोका अपनी औलाद। आप नसीम हमीद को देखें जो रनर है, मतलब वो भी एक ऐसी फैमिली से आई, कंजर्वेटिव गांव से, जब सबने तनकीद की लेकिन माँ ने साथ दिया और अब कहां से कहां पहुंच गए। ओवरवेलमिंगली ह्यूज टैलेंट है ना। एक लड़की है, उसका इतना को फिनोमिनल गुड टैलेंट है कि वो छुपाए नहीं छुप रहा, उस पे चादरें डाल रहे, रजाइयां डाल रहे हैं, वो बाहर निकल के आ रहा है। तो आप ऐसे टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। अगर अल्लाह ने आपको वो गिफ्ट दिया है तो आप प्रैक्टिस करके, मेहनत करके इतना अजीम कोई काम कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो खुदा का वास्ता वो काम ना करें जो आपको नहीं आता। देखिए, अगर कोई लड़की अपने टैलेंट के, जो उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, उसके बेस पे म्यूजिक में या किसी भी चीज़ में, यानी किसी भी फील्ड में अपने टैलेंट के बेस पे सक्सेस अर्न कर रही होगी, तो उसके घर वाले क्यों माइंड करेंगे। हाँ, अगर वो उस टैलेंट को छोड़ के अपने आप को एक्सप्लॉइट करके सक्सेस गेन कर रही होगी तो ऑब्वियसली उसको मना करेंगे। और अपने टैलेंट को रियलाइज करना, लोग खुद अपने हाथों से एक्सप्लॉइट होते हैं, यहाँ पे कोई कर नहीं रहा। बिल्कुल, इस पे भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, गाना सुनते सुनते ब्रेक लेते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये वक्त है मेरा देख रहे हैं, और बात हो रही थी कि जी एक्सप्लॉइट वही लोग होते हैं जो इजाज़त देते हैं दूसरों को एक्सप्लॉइट होने की, लेकिन फिर भी हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि जी बुरे लोगों में फंस गए और कुछ हो गया और ये हो गया। वो लैक ऑफ अवेयरनेस ही होती है, शायद पता नहीं है कि जी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन कैसा है, या घरों से भी सपोर्ट नहीं होती तो उनसे शेयर नहीं कर रहे होते चीज़ें, ये भी होता है, राइट। देखिए, पहली गाइडेंस भी नंबर 1, अगर घर वाले आपका साथ ना दें और आपको इस दुनिया में भेड़ियों के आगे डाल दें, तो उसमें घर वालों का उतना ही कसूर है जितना आपका और उन बुल्स का। बिल्कुल, तीनों उतने कसूरवार हैं। तो ये घर वाले ना अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते कि यार उससे ये आवारा हो गई या यूं हो। अच्छा, लेकिन अगर साथ नहीं कोई दे रहा और फिर भी काम करने की लगन है, बड़े लोग रिबेल भी करते हैं अपने घर से निकल के, और फिर वो करते हैं चीज़ें, बाद में फैमिली एक्सेप्ट करती है कि अच्छा यार चलो कुछ अच्छा कर दिया, तो उसका व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ माँ बाप को अगर टैलेंट है, और अगर टैलेंट है तो माँ बाप का फर्ज है कि उस टैलेंट को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी फॉर्म में हो।
वो आर्किटेक्ट बनना चाहती है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, राइटर, सिंगर, पोएट, जो बनना चाहती है, करना चाहती है, लड़की को करने दें और उसको सपोर्ट करें हर उस जायज़ काम में जो जायज़। हार्ट अटैक नहीं हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो कोई स्टैंडर्ड बना हुआ था ना, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, यार दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें। नहीं, इस पॉइंट पे मैं अपनी अम्मी को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने हमेशा का सपोर्ट किया कि जो भी करना चाहती हो करो, लग के करो। एंड यू नो बिकॉज सिंगल पेरेंट हैं और जो मेरी बाकी एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़े उनकी ओपिनियंस होती थी कि जी ये क्यों कर रही है और NCA क्यों जा रही है और ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है और ये क्या कर रही है और ये लड़कों के साथ स्टेज के ऊपर एक्टिंग क्यों हो रही है और गाने क्यों गा रही है। तो माय मदर, अच्छा, और ख़ुद उनको अप्रिशिएट करना है जो फेमस है, ठीक है। तो माय मदर वाज लाइक कि नहीं, जब मैं ही इनको पाल रही हूँ, जब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों किसी की सुनूं। अच्छा, अब जब मैं इस पॉइंट पे हूँ तो पूरी फैमिली आगे पीछे होती है कि आयशा हमारे डिनर पे आ जाए, आयशा ये कर ले, आयशा ये कर ले, और मैं कहती हूँ कि या थैंक्स, यू नो, थैंक्स, बट व्हाटएवर। तो my mother, I think, should be appreciated, and all mothers. You know what the society fears the most from a woman? सोसाइटी सबसे ज्यादा औरत से किस बात से डरती है पता है आपको? उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। जैसे औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए ना, सबसे बड़ा खौफ मर्द को, सोसाइटी को इसी बात से कि ये हमारे काबू से बाहर नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, और फिर सवाल करेगी और कहेगी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो नंबर 1 ज़हनी तौर पे एक तो स्ट्रांग होना जरूरी है, ऑफ कोर्स टैलेंट, काबिलियत होनी है। उसके बाद हर औरत और लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने की जान तोड़ कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। जब उसके काबू में कहानी आ जाए, अब उसकी बड़ाई है कि वो माँ बनना चाहती है, बीवी बनना चाहती है, जो करना चाहती है, फिर उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें एजुकेशन ही जो कहानी शुरू होती है, तो वहाँ से सब शुरू होता है। एजुकेशन जो है वो तो एजुकेशन नहीं ना, पेरेंट्स नहीं इस बात को समझते जरूरी कि एक लड़की को एजुकेशन की जरूरत है। मेरी माँ ने कहा जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स नहीं अफेक्ट। आई यूज्ड टू टॉप एवरीथिंग। तो ये कंसिस्टेंसी की जरूरत है और वो एजुकेशन हर फील्ड में काम आती है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एंड आई फील के वो जो इंडिपेंडेंस की एक वांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो पाकिस्तानी औरतों में बहुत जरूरी है। वो नॉलेज से आती है। हमारे मुल्क का जो दुनिया में एक इम्प्रेशन है, बड़ा ही औखा सा है। बहुत आई थिंक कि हम मर्दों से ज्यादा हमारे मुल्क की जो औरतें हैं ना, वो उस इम्प्रेशन को डिस्पेल कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। आई थिंक इफ यू वांट टू चेंज दिस कंट्री, इस मुल्क को, मैं 20 साल से बात कर रहा हूँ, आपको सारे काम छोड़ के औरतों को तालीम देनी शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, तालीम, सब कुछ, क्योंकि अब औरतों को तालीम देंगे तो वही आगे और जो बदल जाएगा। एज आई सेड कि हमारे कल्चर में औरत का बहुत पावरफुल मुकाम है। आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। आई मीन एक पंजाबी फैमिली में हमारे मदर, नानी, दादी वर एवरीथिंग, यू नो, एंड स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड, अवेयर औरत का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, चाहे वो आर्ट में है या चाहे वो आर्ट से बाहर है। वो बहुत चीज़ों को चेंज कर देगा। इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान। या दैट्स ट्रू। अच्छा, अब शो हम रैप अप कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि जितने लोगों की कंट्रीब्यूशन थी इस एल्बम में, इस गाने में एक्चुअली, और इस वीडियो में, अगर मैं भूल जाऊँ, फैसल देखें, ड्रम्स पे तो अहद थे, राइट, गिटार्स पे फ्रेडी हैं, नापा के स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका मिजाज कभी इधर होता है कभी उधर होता है, वो मिजाजी हैं, बड़े टैलेंटेड। अच्छा, बेस पे सुहेब था। नहीं, बेस पे भी फ्रेडी ने भी बजाए, बेस, गिटार्स और कीबोर्ड्स फ्रेडी ने बजाए हैं। ड्रम्स और परकशंस जो है वो अहद ने बजाए हैं सारे। एंड उसके अलावा हमारे जो है छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हैं, लाइक उमरान शफीक की इतनी कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ बैठ के कंपोजिशंस में। जाफर की इन्वॉल्वमेंट है, आमिर अहमद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पूरी एल्बम को एडिट करना। आमिर अहमद ने पूरी एल्बम को एडिट किया, बहुत सारी रिकॉर्डिंग को सुपरवाइज किया, उसके अलावा बच्चों के साथ यू नो कोऑर्डिनेट करना सबको, और प्लस जो हमारी स्टूडियो के अंदर जो आने जाने वाले लोग थे उन सब की कंट्रीब्यूशन है। बोथ द काविश बॉयज हो गए, फायर रिकॉर्ड्स की कंट्रीब्यूशन, और आई थिंक यू विल हैव टू डू अनदर प्रोग्राम जब एल्बम लॉन्च होगी, क्योंकि उस वक्त तक और कई कंट्रीब्यूशंस आ चुकी होंगी। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली सुहेब जो डायरेक्टर थे, सुहेब अख्तर, वो हमारे साथ नहीं थे, जिन्होंने वीडियो बनाया है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो थे उस्मान मलकानी जो हैं डीओपी थे, जो कैमरा
के पीछे थे, वो भी बहुत टैलेंटेड हैं। और राना अनीस खान ने स्टाइलिंग की, यूसुफ बशीर कुरैशी का स्टूडियो हमने इस्तेमाल किया जो बहुत बड़ी स्पेस है और जो वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। एंड आई विश वो भी ही इज़ अ बिग प्रमोटर ऑफ यंग टैलेंट। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड आई होप कि अब जो अगला वीडियो आएगा विच इज़ वेरी डिफरेंट, वो गाना हैपनिंग है और वीडियो भी बड़े मज़े का है, बन चुका है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसको अगले हफ्ते रिलीज़ कर दूँ, थोड़ा काबू अब बन गई है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रिलीज़ कर दूँ, लेकिन हम ईद पर रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर रमज़ान आएगा और रमज़ान में तो हम उसको इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट कर पाएंगे। तो व्यूअर्स आप इंजॉय करें मेरा गाना। और जी कितना टाइम है हमारे पास अभी? अच्छा, तो जाते जाते आपको एक दफ़ा फिर हम वीडियो दिखाएंगे मेरा, और आप लोग उसको सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और एल्बम आएगी मेरी लेकिन ईद पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फीडबैक अपनी आप ऑब्वियसली देंगे, ये वक्त है मेरा हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर, और ईमेल कर सकते हैं मुझे YWHM@cnbcpakistan.com। इसके अलावा मेरा ऑफिशियल फ़ैन पेज है आयशा उमर ऑफिशियल फ़ैन पेज, उसको ज्वाइन करें। बहुत सारे मेरे फेक फ़ैन पेजेस हैं, प्लीज़ उनको इनकी जो तादाद है उसको बढ़ाना बंद करें, उसमें बड़ी गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे तरीके हैं आपके फीडबैक के जो बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। और कल मिलेंगे विद अनदर टॉपिक एंड गेस्ट, सो अंटिल देन खुदा हाफ़िज़। सभी खोया, फिर क्यों है हम यहाँ, है बसी खामोशी हमारे बीच में, अब रहा है कुछ नहीं हमारे बीच में। कैसे